हेलो एवरीवन, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। और हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 9 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं 2020-21 को 20-21 के उसको डिटेल से कवर कर रहे हैं। तो आज उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अहम मुद्दों पे जाना समझा और जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, वो ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं आपके यूनिट 9 के टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सीरीज। देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों के लिए टॉप 6 करंट अफेयर्स लेके आई हूँ और अपने इस भाग 2 में हम मुख्य 6 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला है E20 फ्यूल के बारे में। E20 फ्यूल क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में कभी भी आए कि E20 फ्यूल किससे संबंधित है, E20 ईंधन किससे संबंधित है, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं ये कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि E20 फ्यूल क्या है। E20 फ्यूल एक्चुअली वो आपका इथेनॉल और गैसोलीन से मिला के बनने वाला ईंधन है जो पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत चर्चा में है। इसको लॉन्च किया गया है, इसकी अधिसूचना जारी की गई है कि E20 ईंधन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ऑटोमोटिव सेक्टर में। ठीक है, तो E20 ईंधन के अंतर्गत गैसोलीन में 20%, इथेनॉल को मिलाकर ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, यह अधिसूचना E20 अनुपालन करने वाले वाहनों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। E20 ईंधन में 20% निर्जल इथेनॉल है जबकि 80% गैसोलीन है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि E20 ईंधन क्या है, तो E20 ईंधन जो गैसोलीन और इथेनॉल को मिला के बनाया जाता है और ये जितने भी इस E20 फ्यूल को मानने वाले जो भी वाहन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी, ये सुविधा मुहैया कराएगी। और इथेनॉल मतलब आप जानते ही होंगे कि ऐसे ईंधन जो बनाए जाते हैं, जैसे धान की भूसी से बनता है, प्लास्टिक के अपशिष्ट से बनता है, या फिर कह सके गन्ने के बचे हुए और शेष से बनता है। उन सारे चीज़ों से बने हुए ईंधन को हम इथेनॉल कहते हैं। तो ये सारे ऐसे ईंधन होते हैं जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए ये ईंधन आपके चर्चा में है और ये ऑटोमोटिव सेक्टर में इसको पालन करने के लिए पुरजोर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगर बात करें हम कि E20 ईंधन से क्या क्या लाभ होंगे, तो E20 ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में क्या होगा, कमी आएगी। उसके उत्सर्जन को कम करने में प्रोत्साहन मिलेगा, उसको घटाने में काफ़ी सहायक होगा। ठीक है, इससे खनिज तेलों की आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका E20 फ्यूल है, E20 ईंधन है, ये ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी इसको लाया गया है। ठीक है, तो ये था E20 के बारे में। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि E20 जो है वो एक ईंधन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इत्यादि गैसेस को कम करने के लिए इसको लाया गया है और ये ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सेकंड है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर्स, वो है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत और फ्रांस अभी बहुत उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। बहुत ये ऐसे हैं जो अभी सोलर अलायंस को लेके ये दोनों देश काफ़ी सुर्खियां बटोरी। तो ये दोनों देश आपस में वहाँ के भारत के जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा ने मिलकर भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष मतलब इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है। ठीक है, 2021 को इन्होंने इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है और इसके तहत इन्होंने कुछ बिंदुओं पे और कुछ विषयों के बारे में चर्चा किया है जिसपे ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है इस गठबंधन का मतलब भारत फ्रांस का जो ये पर्यावरण वर्ष मनाया जा रहा है दो देशों के द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत कर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई को
प्रभाव को बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। मतलब दोनों देशों के बीच जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में जो एक्टिविटीज हैं उनको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। और यह वर्ष 21-22 तक आयोजित होने वाला यह भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष मुख्य 5 विषयों पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो इस बार भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष मनाया जा रहा है वो किस वर्ष के लिए मनाया जा रहा है, 21 और 22, ठीक है। एक साल के लिए 21 और 22 के लिए ये पर्यावरण वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पे ये दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण पे काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम करेंगे, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पे काम करेंगे, एवं ऊर्जा दक्षता विकास पे भी साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये 5 आपके सब्जेक्ट हैं जिसपे मिलकर भारत और फ्रांस इस साल 21-22 में काम करेंगे, ताकि वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित लोगों को जागरूक किया जा सके और अपनी प्रतिबद्धता बताया जा सके। और फ्रांस पर्यावरण को लेके काफी प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है दोनों देशों के द्वारा और काफी सराहनीय कदम है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर्स आज का। तीसरा जो करंट अफेयर्स है वो है कि अमेरिका पेरिस समझौते में आधिकारिक रूप से पूरा शामिल हो गया। मतलब अमेरिका पेरिस समझौता जो था, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेके किया गया था, उसमें फिर से शामिल हो गया, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो इन्होंने पिछले साल नवंबर में ये घोषणा की थी औपचारिक रूप से कि हम पेरिस जलवायु से बाहर आ गए हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि पेरिस जलवायु समझौता जो था, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बनाया गया था, उसमें अमेरिका भी एक सदस्य देश था और यह डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में यह इस समझौते से बाहर हो गया था। लेकिन जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति अभी नए नए जॉन बाइडेन बने हैं, तो इन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण लेने के बाद ही ये बात कह दी कि हम पेरिस समझौते को दोबारा, मतलब पेरिस समझौते में हम दोबारा से शामिल होने के लिए काम करेंगे, हम उसके लिए सजग हैं। और उन्होंने उस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये चूंकि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश था जो विड्रॉ भी किया और फिर शामिल होने की घोषणा भी कर दी है। तो वो देश है आपका अमेरिका, जो कुछ दिन पहले अभी इससे अलग हो गया था और अभी इसमें औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा भी कर दी है। और थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग पेरिस समझौता के बारे में। तो पेरिस समझौता के अंतर्गत 5 वर्षों में जितने भी उसके सदस्य देश हैं, उन देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त करनी होती हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी इस समझौते पर साइन करता है उसको ये बात मानना पड़ता है कि हमको अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना है। इस समझौते का लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित रखना। मतलब जो हमारा वैश्विक टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया है, तो उसको 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, ठीक है। और एक बार जब वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा विश्व के सभी राष्ट्रों के द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, तब उसको घटा के 1.5 डिग्री सेल्सियस कर देना है, ठीक है। तो अभी का टारगेट कितना है कि उसको 2 डिग्री सेल्सियस करना है, उसके बाद बढ़ा के इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें कमी लाना है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना है 2 डिग्री सेल्सियस। अब चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाते हैं। वेटलैंड से, मीथेन वगैरह से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये दिवस मनाया कब जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इसका आयोजन आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उसके बारे में सारे लोगों में अवेयरनेस फैल सके। इस वर्ष 2021 के लिए जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। मतलब कि इस बार 2 फरवरी के जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है उसका जो थीम है वो है वेटलैंड एंड वाटर। तो ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो ये है वर्ष 2021 वाला थीम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह एक लेटेस्ट करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये वेटलैंड्स एंड वाटर इसका इस बार का थीम है। अब हम जानते हैं
कि भारत सरकार के द्वारा आखिर इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने आर्द्र भूमि पे काम करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने एक प्रबंधन केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के भाग के रूप में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, किस भाग को? चेन्नई के भाग को क्या किया जाएगा? वहां पे आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा। किसके उपलक्ष्य में? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मतलब आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उपलक्ष्य में। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि चेन्नई के भाग में पूछा जाए कि भारत में कहाँ पे खोला गया आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र, तो वो है चेन्नई के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, अब पांचवा जो करंट अफेयर्स है वो है आपका कैच द रेन जागरूकता अभियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं हम लोग कि कैच द रेन आखिरकार है क्या। तो कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मतलब इस अभियान को किसके द्वारा चालू किया गया, शुरुआत किया गया। तो NYKS के द्वारा। ठीक है, NYKS के द्वारा, मतलब जल शक्ति मंत्रालय या फिर कह सकते हो आप नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा इस जागरूकता अभियान को शुरू किया गया। और इसका जो टैग लाइन है वो ये है कि बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो और जैसे भी संभव हो। तो आप इस टैग लाइन से ही समझ गए होंगे कि वाटर कंजर्वेशन को लेके ये जो कैच द रेन अभियान है ये चलाया जा रहा है। और इसका काम है, इसका उद्देश्य है कि सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल मानसून के 4-5 महीनों में होने वाली वर्षा के रूप में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना है। मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे पानी, बारिश के पानी को कंजर्व किया जा सके। क्योंकि आपके इसके टैगलाइन में ही दिख रहा है कि बारिश के पानी का संरक्षण करना है जहां भी हो जैसे भी हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल अगर आए कि कैच द रेन किससे संबंधित है, तो कैच द रेन मतलब बारिश के पानी के कंजर्वेशन से संबंधित है। छठा एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है शेराविक के बारे में। तो शेराविक के बारे में ये है कि जो 1 से 5 मार्च तक एक वर्चुअली समिट आयोजित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन शेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के द्वारा। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को इसको सम्मान मिलने वाला है। किस स्तर के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के शेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। और यह सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली रूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स थे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करंट अफेयर्स थे। तो सारा चीज़ आप एक बार नाम और इसका दिवस का नेम और उसका थीम आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। खासकर ये अमेरिका का पेरिस समझौता में शामिल होना, पेरिस समझौता का मेन गोल क्या है, कितना उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है और घटा के कितना करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में आप जरूर से याद कर लेंगे, देख लेंगे। वीडियो को बार बार सुन के आप इसको एक बार रट के ही जाएंगे, क्योंकि अगर इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे है कि भारत फ्रांस पर्यावरण की शुरुआत की गई है 21-22 के लिए। ठीक है, उस पर 5 सब्जेक्ट पे काम दोनों देश मिलकर करेंगे। और E20 ईंधन के बारे में भी हम लोग जाने। तो ये था आज का पर्यावरण सीरीज का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट 6 करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग जरूर एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।